आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एक्चुअली में हम सबके दिल के बहुत करीब है। और जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम लोगों से वेस्टीज के बारे में बात करते हैं, जब हम उन्हें प्रोडक्ट समझाते हैं, तो आइडियली कई बार लोगों के कुछ सवाल होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होती हैं। और आई नो आपके सामने भी ऑब्जेक्शंस आती होंगी, लेकिन जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्शंस आती हैं, हम में से बहुत सारे लोग ना हमें लगता है रेड अलर्ट हो गया है, लाल बत्ती जल जाती है हमारे दिमाग की, हमें लगता है यार ये तो डेंजर है, डेंजर जोन है। ऑब्जेक्शन की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन फेस नहीं करना चाहता, यानी कि स्ट्रगल नहीं करना चाहता, रिवॉर्ड सबको चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, क्या ऑब्जेक्शंस वाकई इतनी बुरी हैं? क्या सामने वाला वाकई कोई सवाल ना करे? कि आप चाहते हैं कि आप किसी को जाकर प्लान दे और वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी में जवाब देता रहे और आपको ज्वाइन कर ले? क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई थिंक आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप अगर फील्ड में जा रहे हैं और लोगों को प्लान दे रहे हैं और लोग आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कुछ जानना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तब आप उस चीज के बारे में और जानना चाहते हैं। और ये चीज सामने वाले प्रोस्पेक्ट के ऊपर भी लागू होती है, बिकॉज जितना ज्यादा वो जानेगा, उतना ज्यादा उसका विश्वास बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो वेस्टीज के बारे में ट्रस्ट उसका बढ़ेगा, और वो उतनी तेजी से आपके साथ जुड़कर अच्छा काम कर पाएगा। तो आज अगर हम बात करें, ऑब्जेक्शंस एक्चुअली में आना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑब्जेक्शंस सामने वाले की निकालने में कामयाब रहे, इसका मतलब आप कुछ हद तक उस व्यक्ति का इंटरेस्ट पैदा कर चुके हो इस अपॉर्चुनिटी में। राइट, इट्स अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं और जानना चाहता है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि हमें आज ये समझना है कि ऑब्जेक्शंस कहां से आती हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बार आधे से ज्यादा ऑब्जेक्शंस आती हैं सही जानकारी के ना होने से, जानकारी के अभाव से, कम पता होना, ना पता होना, आधी बातें पता होना, शायद वो एक कारण होता है ऑब्जेक्शंस का। तो अगर किसी व्यक्ति की कोई ऑब्जेक्शन है, तो हमें यह समझना है कि हमें उस व्यक्ति की नॉलेज बढ़ानी है, हमें उसे अवेयर करना है, हमें उसे एजुकेट करना है। क्योंकि अगर आप उसे एजुकेट कर देंगे तो आई थिंक उसको सही जानकारी मिल जाएगी और वो अपने आप से ये डिसीजन ले पाएगा कि उसे वेस्टीज क्यों करना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आती है, हमें कभी रिएक्ट नहीं करना होता। रिएक्ट करने का मतलब कि कई बार किसी ने कोई सवाल करा तो हम आवेश में, जोश में, गुस्से में आ जाते हैं। हम कहते हैं अरे सर आपको क्या पता है, अभी आप तो कुछ जानते ही नहीं, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे अगर आप चीजों को ईगो पे ले लोगे, अगर अपने अहम पे ले लोगे, तो वो एक कॉन्वर्सेशन ना रहकर एक डिबेट बन जाएगा। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग डिबेट देखते हैं, तो जहां आपने देखा होगा वो 4-5 विंडोज होती हैं जहां 4-5 लोग बैठे होते हैं टीवी चैनल पे। तो वो जो एंकर होता है, वो एक व्यक्ति को बोलने के लिए कहता है, तो 4 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं और ये समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में ये सारे लोग मिलकर कहना क्या चाहते हैं। राइट, तो वो जो डिबेट्स होती है उसमें कुछ प्रोडक्टिव निकल के नहीं आता। आप देखते हैं ज्यादातर डिबेट्स के अंदर सिर्फ लोग एक दूसरे से अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें डिबेट नहीं करनी, पहली बात तो ये। हमें यहाँ एक कॉन्वर्सेशन करना है, एक बिजनेस कॉन्वर्सेशन करना है, जहां हमने सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनना है, समझना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। वो अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, और उसका सही जवाब क्या हो सकता है, उसे ऑप्शंस देने। राइट, तो रिएक्ट करने की जगह आई थिंक बेटर रहेगा कि हम रिस्पॉन्ड करें हर ऑब्जेक्शन में। नाउ जब भी ऑब्जेक्शन आती है, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि कुछ स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं जिसके आधार पर आप किसी भी ऑब्जेक्शन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप होता है लिसनिंग। कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है आपके आगे, तो पहले तो आप उसको सुने, वो क्या कहना चाह रहा है। ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। राइट, क्यों? ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। बहुत बार क्या होता है, इसका उल्टा होता है, हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है। जब सामने वाला आपसे कुछ कह भी रहा होता है, तो आपके दिमाग में कई बार यही चल रहा होता है कि इसकी बात खत्म होगी तो मैं ये कहूंगा, इससे बोल लेने दे। और कई बार तो हम सामने वाले के बोलने का
या बात खत्म करने का भी इंतजार नहीं करते, हम बीच में ही कूद पड़ते हैं। अरे सर आपको नहीं पता, अरे रुको मैं बताता हूँ, आप जानते नहीं हो सर, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो, वो भी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है। बट एक्चुअली में अगर आप किसी व्यक्ति की बात सुन लो ध्यान से, तो आपका आधे से ज्यादा समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपको पता होता है आपको क्या बात करनी है इससे, ये क्या चाहता है आपको समझ में आ जाता है, राइट। ये घरों में भी होता है, अगर घरों में दो लोगों की लड़ाई हो रही है फैमिली में, तो एक व्यक्ति अगर सुन ले सामने वाले को, तो सामने वाले का आधे से ज्यादा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है, राइट। तो लिसनिंग इज द की ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो पहले जब आपने किसी को सुन लिया, अब आते हैं कुशनिंग और रिफ्रेजिंग। ना कुशनिंग क्या होती है, दूसरा स्टेप है, आप देख रहे हैं। कुशन का मतलब होता है तकिया। आप जब सोते हैं तो आप अपने सर के नीचे तकिया लगा के सोते हैं, राइट। या अगर अभी मैं सोफे पे बैठा हूं तो यहां भी तकिया, एक कुशन लगा हुआ है। कुशन क्या करता है, चुभन को कम करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा जी आपके प्रोडक्ट महंगे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, आप सही कह रहे हो सर, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आप मेरी बात सुनो। अब आपने जब पहले ये बोल दिया आप सही कह रहे हो, तो सामने वाला आपकी बात क्यों सुने। और ये ऐसा नहीं है आप सोच समझ के बोली हुई बात है, ये कई बार हमारे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है कि आप सही कह रहे हो। मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि सिद्धार्थ शर्मा जी आप बेवकूफ हो, और फिर मैं कहता हूँ सर आपकी बात सही है, लेकिन आप फिर भी मेरी बात सुनिए तो सही, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो सामने वाला कहेगा अब तू जब बेवकूफ है तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं, राइट। तो कभी जब भी ये हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है। कभी भी ये ना बोलें कि आप सही कह रहे हो, और कभी भी ये भी ना बोलें कि आप गलत कह रहे हो। कई बार हमारा इसका बिल्कुल विपरीत हमारा रिस्पॉन्स होता है, ये आपकी बात गलत है, आपको नहीं पता, आपको मैं बताता हूं क्या सही है। अब जैसे ही आप किसी को ये बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में कि आप गलत कह रहे हो, तो सामने वाले के अहम को ठेस पहुंचती है। अब वो सब कुछ भूलकर एक चीज में लग जाता है कि यार मुझे इससे गलत प्रूफ करना है। तो कभी भी किसी को ये ना बोलें कि आप सही कह रहे हो, कभी भी ये भी ना बोलें कि आप गलत कह रहे हो, तो फिर बोले क्या, राइट। तो सिर्फ एक चीज बोलनी है। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। वो होती है मैं आपकी बात समझ सकता हूं, बस इतना। सर मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, राइट। इतना बोल देंगे ना आपके आदि से, दैट विल बी द परफेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें आप बहुत न्यूट्रल हो, आप बहुत सेफ हो, और यहाँ पे आपको मौका मिल जाता है सामने वाले की बात को सुनकर समझने का। अब आपका दिमाग भी चल रहा है कि मुझे इससे क्या जवाब देना, तो सिर्फ एक चीज बोलनी है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं, और कुछ नहीं बोलना। उसके बाद आता है रीफ्रेज। आप देख रहे हैं स्टेप 2 में एक और यहां पर हमने ऐड किया हुआ है, रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति के बात को अपने शब्दों में दोहरा देना। जो भी सामने वाले ने बोला उस बात को कंफर्म करने के लिए रिपीट करना कि सर अगर मैं आपकी बात सही समझ पा रहा हूं तो क्या आपके कहने का मतलब ये है, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं, राइट। मान लीजिए किसी ने कहा कि ये कंपनी भाग जाएगी यार, बाकी कंपनीज की तरह ये भी भाग जाएगी। आपने सुना, आपने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन मतलब कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वेस्टीज बाकी कंपनीज की तरह है और ये एक स्टेबल कंपनी है या नहीं, क्या आप ये जानना चाहते हैं। इज दिस व्हाट यू वांट टू नो, ये कितनी स्टेबल है, राइट। यहां पे आप क्या कर रहे हो, रीफ्रेज का मतलब जो सामने वाले ने कहा उसे अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म कर लेना कि एक्चुअली वो जानना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, हम सामने वाले से कंफर्म करे बगैर अपना जवाब देना शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, सामने वाला हो सकता है आपको बोले यार नहीं मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं तो कुछ और जानना चाहता था, राइट। ऐसा होता है बहुत बार। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या जानना चाहता है, राइट। रीफ्रेज करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप होता है पीलिंग द अनियन। पीलिंग द अनियन, जैसे आपने प्याज अपने घरों में, आप देखते हैं सबके घर में प्याज हम इस्तेमाल करते हैं, तो प्याज की ना परतें जब आप उतारते जाते हैं
जैसे जैसे आप प्यास की परतें उतारते हैं आप और गहराई तक पहुंचते जाते हैं, प्यास की परतें होती हैं, राइट। उसी तरीके से सामने वाले के सवाल के नीचे भी कोई सवाल दबा हुआ हो सकता है कोई ऐसा सवाल है जो उसने अभी तक आपके आगे नहीं रखा, तो उस सवाल तक भी पहुंचना है, उसके लिए भी एक परत उतारना बहुत जरूरी है। कई बार होता है आप किसी के एक सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद वो कहता है यार ये तो ठीक है लेकिन मेरा एक और सवाल है, फिर आप उस सवाल का जवाब देते हैं, फिर वो कहता है नहीं ये भी सही है लेकिन मेरा एक डाउट और है। अब इसमें क्या होगा, आप टेबल टेनिस खेलते रह जाओगे, वो बॉल फेंकेगा फिर आप प्ले करोगे, वो फिर दोबारा सवाल फेंकेगा फिर सवाल फेंकेगा, वो आपको सवाल ही देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तो जब कोई व्यक्ति कोई सवाल करता है, मान लीजिए उसने एक सवाल किया, आपने क्वेश्चन किया, आपने कहा मैं आपकी बात समझ सकता हूं, फिर आपने कंफर्म किया कि सर क्या आप यही जानना चाहते हो। अब आप स्टेप नंबर 3 पे आओगे कि सर आई होप इसके अलावा आपको कोई और डाउट तो नहीं है, मतलब यही आपका मेजर डाउट है ना, मेन डाउट यही है ना, अगर कुछ और है तो प्लीज बता दो। इससे बोलते हैं पीलिंग दी अनियन। पीलिंग दी अनियन से क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो वो बोलेगा हाँ बस यही है और कुछ नहीं है, या हो सकता है वो बोलेगा नहीं ये तो है लेकिन मेरा एक डाउट और है। तो अगर कोई और डाउट है तो उसको बोलो अच्छा बता दो प्लीज, वो भी मैं लिख लेता हूँ, आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। तो आपके ये मेन दो सवाल है, राइट। मतलब अगर मैं इन दो सवालों को जवाब दे दूं तो आई होप उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो उससे। आइडियली आप उसको ये कहना चाह रहे हो दूसरे शब्दों में कि अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं तो आप ज्वाइन कर लोगे ना, राइट। एक्चुअली में पॉइंट ये है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 होता है फील फेल्ट फाउंड, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हैं ना। जवाब देने का जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है। आई नो हाउ यू फील, मतलब फील मैं समझ सकता हूं आप कैसा फील कर रहे हो, राइट। आई फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगता था, या आपकी तरह बहुत से लोगों को पहले ऐसा ही लगता था, बट देन व्हाट आई फाउंड वाज डिफरेंट। फिर मैंने जो देखा, जो चीजें समझी वो बिल्कुल अलग थी, विपरीत थी, राइट। तो ये एक आइडल फॉर्मेट है किसी भी सवाल का जवाब देने का। आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूं व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे। आई फेल्ट द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट देन आई फाउंड कि चीजें बहुत डिफरेंट है, चीजें कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स देते हो किसी भी सवाल के जवाब का। नाउ अब हम आते हैं आज की और आने वाले 2 दिन की जो हमारी मेजर ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि देखिए सवाल तो बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन बार बार आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एक चीज बड़ी कमाल की है कि यहाँ पर ना कितने भी लोगों को प्लान दिखा दो, घूम फिर कर आपके पास 15-16 सवाल ही आने वाले। मतलब अगर आपको पहले से पता हो कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसकी अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हो ना। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यहाँ पर मैंने ऐसे 16 क्वेश्चन निकाले जो मुझे लगता है, और आई थिंक आप में से भी बहुत से लोगों को लगता होगा कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चंस को लोग घुमा घुमा के पूछते हैं, इन्हीं क्वेरीज को लोग अलग अलग तरीके से आपके आगे रखते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर होगी क्वेरी तो ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन जैसे आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, ये तो चेन सिस्टम है, पिरामिड स्कीम है, मैं बीवी से, वाइफ से, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, आप कितना कमा रहे हो, मैं सेल्स से नहीं हूं, मैंने कभी सेल नहीं करी, मैं लोगों को नहीं जानता, मैंने तो करके देखा था, मेरे जानकार ने करके देखा था, सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छी नौकरी है, मैं अपने काम से खुश हूं, मैं वेस्टीज क्यों करूं, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस मेरे लिए है, मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, उनसे रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं हेल्दी हूं, ये प्रोडक्ट क्यों खाऊं, क्या गारंटी है कि मैं इस कंपनी में मैं सफल हो पाऊंगा, क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी भागेगी नहीं, कहीं भाग तो नहीं जाएगी, और आपके प्रोडक्ट अगर लेस रेट पर अवेलेबल है मैं क्यों लूं वहां से, आपसे क्यों लूं। सो ये 16 ऑब्जेक्शंस आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के सामने इन जनरल आती है जब आप फील्ड में काम करते हैं, और इसके अलावा भी और 17वीं 18वीं ऑब्जेक्शन भी हो सकती है। बट आइडियली मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को इन 16 क्वेश्चंस के ऊपर इतना स्ट्रांगली तैयार कर लो कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे क्वेश्चन करे, पूछेगा तो यही सब,
इसके बाहर शायद कुछ नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो आप जवाब दे पाओगे अगर आप यहाँ इन 16 क्वेरीज में आप एक्सपर्ट हो तो, राइट। नाउ यहां पर हम वन बाय वन अपनी हर एक ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करेंगे आज। सबसे पहली जो ऑब्जेक्शन आती है, आई डोंट हैव टाइम, राइट। जब कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो सामने वाले को एक बात बोलो कि सर टाइम नहीं है, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर आपको टाइम की आजादी मिलेगी, यू विल गेट टाइम फ्रीडम। अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट यू जॉइन वेस्टीज। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले यही लगता था कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको एक चीज समझ में आई कि वो जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, उस काम में वो जितना टाइम लगा रहे हैं उनको उतनी ही इनकम आ रही है। और किसी भी जॉब में या किसी भी काम में जो टाइम आप लगा सकते हो वो हमेशा लिमिटेड होता है, राइट। नौकरी में या नॉर्मली किसी भी काम में आप जब तक काम कर रहे हो आपको तभी तक इनकम आ रही है, और पूरा टाइम लगा लेने के बाद भी, फुल टाइम अपनी जॉब को करने के बाद भी, या जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको करने के बाद भी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे होते। इनफैक्ट कई बार तो एक सिक्योर इनकम भी नहीं होती। आज अगर हम बात करें क्यों वेस्टीज को करना चाहिए, सर क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हुए भी वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में। मैं आपको ऐसे कई लोगों का उदाहरण दे सकता हूं जो आज फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उन्होंने पार्ट टाइम वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड किया है। इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति का जिनका नाम है संत कुमार पांडे। वो वेस्टीज को करने से पहले एक जॉब करते थे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। लगभग 12 घंटे की नौकरी हुआ करती थी उनकी, और वो नौकरी उन्होंने लगभग 3 साल करी। उस 3 साल की नौकरी के अंदर उस नौकरी को करते हुए उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया था, और आज वो फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज वेस्टीज से कमा रहे हैं। आप एक चीज समझो कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे आप उतने ज्यादा बिजी होते जाएंगे, लेकिन वेस्टीज बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा पैसा कमाते जाएंगे आप उतने ज्यादा फ्री होते जाएंगे, टाइम के साथ आप इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है टाइम एक प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सबसे बड़ी ब्यूटी इस बिजनेस की क्या है कि यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे काम नहीं करना। यहाँ पर आपको अपना समय खुद चुनना है, आपको कब काम करना है। आप सुबह भी काम कर सकते हो, आप शाम को भी काम कर सकते हो। 1 घंटा सुबह दिया, 1 घंटा शाम को दिया, दिन के अगर आपने 2 घंटे भी दे दिए ऑन एन एवरेज, या अगर मैं कहूँ कुल मिलाकर पूरे हफ्ते में आपने 13 से 14 घंटे भी अगर आप वेस्टीज में लगा रहे हो और सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो जॉब या वो काम जो आप कर रहे हो, उस काम से जो इनकम आ रही है उससे कहीं ज्यादा इनकम आपको वेस्टीज से आनी शुरू हो सकती है, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग फुल टाइम नौकरी करने के बाद भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, और पार्ट टाइम वेस्टीज बिल्ड करके लोग अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइम होता किसी के पास नहीं है सर, आपको टाइम निकालना पड़ता है, यू हैव टू टेक द टाइम आउट। और आई थिंक इतना टाइम तो आपके पास जरूर होगा कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक बेहतर भविष्य देने की तैयारी कर पाए, और अपने लिए एक सिक्योर इनकम आप आज और आने वाले समय के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए। तो वो टाइम तो आपको निकालना ही चाहिए, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। आखिरी में आप क्लोजिंग कर सकते हो कि सर आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं खुद भी टाइम निकाल रहा हूं और कर रहा हूं। तो मुझे बताइए सर, अभी आप 100 पीवी की मल्टीपल कंसिस्टेंसीज के साथ शुरू करना चाहेंगे या 100 पीवी की सिंगल कंसिस्टेंसी के साथ? तो यहां मैं क्लोजिंग पे आ गया, जो कल मैंने आपको क्लोजिंग टेक्निक्स बताई थी। सो आई ट्राई एंड क्लोज डायरेक्टली, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। अब एक चीज आपने नोट करी होगी कि इस ऑब्जेक्शन को जब मैं हैंडल कर रहा था तो मैं कुछ कहानियां सुना रहा था, मैं कुछ सफल लोगों के बारे में बता रहा था, राइट। तो जहां तक हो सके जिस भी ऑब्जेक्शन को आप डील कर रहे हो, उस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो लोग
मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पास पैसा टाइम नहीं है, तो उससे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो बहुत व्यस्त होते हुए भी वेस्टीज को कर रहे हैं या वेस्टीज को करके बहुत सफलता हासिल करी है। ऐसे आप देखते हैं बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, जिनको अपना परिवार देखना होता है, फैमिली में बच्चों को देखना होता है, उसके बावजूद भी आज वेस्टीज के अंदर बहुत सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत स्टूडियस थे, पढ़ाई करते करते उन्होंने वेस्टीज को करना शुरू किया, और जब तक उन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया, कॉलेज खत्म करने के बाद आज वो फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज में उन्हें इतनी इनकम आ रही है जो शायद किसी जॉब में या किसी और काम में उनको नहीं मिलती। ऐसे कई लोगों का उदाहरण आप दे सकते हैं जिन्होंने जॉब के साथ वेस्टीज को बिल्ड किया, जैसे सुरेश श्रीवास्तव जी। आई थिंक आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वो भोपाल के हमारे लीडर हैं, और भोपाल में वो लगभग 35 साल उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी। 35 साल की नौकरी में जब वो रिटायर हुए तो 1 लाख रुपए की इनकम पे रिटायर हुए, और अपनी जॉब के साथ उन्होंने वेस्टीज को बिल्ड कर लिया था। तो जब वो रिटायर हुए उस समय जॉब से उन्हें 1 लाख रुपए आता था और वेस्टीज से उन्हें 14 लाख रुपए आता था। आप सोच के देखो कि अगर उन्होंने वेस्टीज नहीं ज्वाइन की होती, पार्ट टाइम में बिल्ड नहीं किया होता, तो शायद वो 14-15 लाख रुपए महीना जो उस समय उनको आ रहा था, और आज तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही आ रहा है, वो शायद नहीं आ रहा होता। रिटायर होते होते उन्होंने, अपनी जॉब से रिटायर होते होते उन्होंने वेस्टीज से BMW अचीव कर ली थी। आज की डेट में उनके पास जैगुआर गाड़ी भी है। सो ये सोचने वाली बात है दोस्त कि आपको क्यों वेस्टीज में टाइम देना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज वर्थ अ ट्राई। तो दिस इज हाउ यू हैंडल द फर्स्ट ऑब्जेक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी ऑब्जेक्शन की, जो आमतौर पे लोगों के सामने जनरली आती है कि आई डोंट हैव मनी, कि मेरे पास पैसा नहीं है। सामने वाले को बोलो सर वेरी गुड, आई होप मैं समझ सकता हूं कि आपकी ऑब्जेक्शन कहां से आई है और क्यों आई है। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी तरह हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जब भी बिजनेस की बात आती है, जब भी ये बात आती है कि हमें कोई बिजनेस करना है, तो लोगों को यही लगता है कि यार अगर बिजनेस करना है तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में एक छोटी सी कहावत है जो बहुत समय से चलती आ रही है कि जितना गुड़ उतनी मिठास, कि पैसा ही पैसे को खींचने का काम करता है, या पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। बट आई थिंक जहां तक मेरा मानना है कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस एक मिथ, इस एक चीज को पूरी तरीके से झुटला दिया गया है। क्योंकि अगर आपको लगता है पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वेस्टीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज जितने भी अचीवर्स आप वेस्ट में देख रहे हो, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए महीने की इनकम को आज अचीव किया है। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, बट स्टिल उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया। और शुरू क्यों कर पाए? क्योंकि वेस्टीज इज अ रिस्क फ्री बिजनेस। यहां पर आपकी ज्वाइनिंग फी 0 है, आपकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यहां पर आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलता, यहां पर आपको प्रोडक्ट अपनी मर्जी के लेने होते हैं। एंड नंबर 2, जहां तक मेरा मानना है, अगर पैसा ही एक बड़ी प्रॉब्लम है तो क्यों ना आप वेस्टीज कर लो, क्योंकि यहां पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आने वाले समय में आपको कितना कमाना है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के आने वाले कुछ महीनों में अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ा पाओ वेस्टीज के माध्यम से, तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहां पर भी देखिए, मैं एक कहानी सुना रहा हूं। एक व्यक्ति हमारे बिजनेस के अंदर है, आई थिंक उनमें से, उनका नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है विजय कुमार मिश्रा। विजय कुमार मिश्रा जी जब वेस्टीज में आए थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था, और वो केमिकल्स का बिजनेस वो अपने पार्टनर के साथ रन कर रहे थे, और वो जो बिजनेस था उसमें उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो काफी मुश्किल हो गई उनके लिए बिजनेस को रन करना, और बिजनेस को बंद करना पड़ा। तो जब वो वेस्टीज में आए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था शुरू में अपने नेटवर्क से मिलके आना, क्योंकि वो कानपुर में रहते थे और उनका जो नेटवर्क था वो लखनऊ में था। तो कानपुर से लखनऊ जाना, मीटिंग करके वापस आना, ये मैं आपको 2004-2005 के आसपास की बात बता रहा हूँ।
उस टाइम पर 100 रुपए लगते थे कि आपके पास जेब में 100 रुपए होने चाहिए और आप कानपुर से लखनऊ जा सकते हो, मीटिंग करके वापस आ सकते हो। तो इनकी टीम इनको बुलाती थी लखनऊ से कि सर आप कब आओगे, आपको हमें आपको कुछ लोगों से मिलवाना है, आपकी मीटिंग करवानी है। तो ये क्या करते थे, ये हर बार बहाना बना देते थे कि यार अभी ना मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे को अभी मीटिंग करनी है, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगा। हालांकि बहाना किस लिए बनता था, क्योंकि इनकी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और ये वो दौर है जब हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट हुआ करते थे। हेल्थ केयर में हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, एक था स्पायरुलिना, दूसरा था ग्लूकोसामाइन। और पर्सनल केयर में लगभग 7 या 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो उस टाइम पर भी कंपनी एक बेनिफिट देती थी जिसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो रिटेल प्रॉफिट उस टाइम पर कंपनी देती थी, जो आज भी देती है। तो इनको क्या समझ में आया, इन्होंने कहा क्यों ना मैं इस एक रिटेल प्रॉफिट का फायदा उठाऊं और अपने बिजनेस को बिल्ड करूं। तो जब भी इनकी लखनऊ वाली टीम फोन करती थी, बोलते थे सर आप मीटिंग करने आ जाओ, तो ये अपनी टीम को बोलते थे यार थोड़ा सा टाइम दो, एक बार मुझे देख लेने दो यहाँ पर क्या शेड्यूल है, और मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूं। ये क्या करते थे, ये अपनी प्रोडक्ट की बॉटल्स उठाते थे, जो दिन के इनको प्लान देने होते थे, जितने भी लोगों से जाकर 1-2 लोगों से मिलते थे, उन्हें प्रोडक्ट समझाते थे और 1-2 प्रोडक्ट की बॉटल्स रिटेल करते थे। जैसे ये प्रोडक्ट रिटेल करते थे, 1 या 2 बॉटल्स, इनके पास लगभग 100 रुपए के आसपास रिटेल प्रॉफिट आ जाता था। और जैसे ही वो आता था, ये अपने डाउनलाइन को फोन करके बोलते थे कि अरे सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कानपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है, मैं सीधा लखनऊ आ रहा हूँ। हालांकि कानपुर में कोई मीटिंग नहीं होती थी, बट एक्चुअली पॉइंट ये था कि इनके पास पैसों का इंतजाम हो जाता था। और मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि विजय कुमार मिश्रा जी वेस्टीज के वो पहले व्यक्ति बने जिनका 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए का पे आउट वेस्टीज में था। एंड कैन यू इमेजिन कि शुरू में अगर हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम रिटेल प्रॉफिट का इस्तेमाल करें, और वो पैसा जो हमें मिल रहा है उसके माध्यम से उससे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी और आज वो वेस्टीज में बहुत कामयाब है। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई अर्निंग नहीं थी, बट दे आर अर्निंग इन लैक्स इन वेस्टीज। कितनी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास अपनी खुद की कोई इनकम नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड कर दिया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर यह जानना जरूरी है कि अगर पैसा नहीं है तो वेस्टीज से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। और आज की डेट में तो बहुत सारी मीटिंग्स हम ऑनलाइन कर सकते हैं। आज आप सबके फोन में इंटरनेट है, इंटरनेट रिचार्ज सब कराते हैं, और रिचार्ज भी अनलिमिटेड कराते हैं आज की डेट में। तो आप कितनी मीटिंग्स तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, कितनी ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे या कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर सकते हो। तो कितने तो एक्सपेंसेस हमारे समय के साथ अपने आप कम हो गए, राइट, ये समझना है। तो दिस इज हाउ वी हैंडल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन। अब आते हैं अपनी तीसरी ऑब्जेक्शन पे कि कई बार लोग कहते हैं सर ये तो ना चेन बनाने वाला काम है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। तो सामने वाले को बोलो कि सर मैं समझ सकता हूं कि आपको ये डाउट, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये तो लोगों को जोड़ने का काम है। हालांकि मुझे भी पहले यही लगता था कि ये लोगों को जोड़ने का काम है, लेकिन समय के साथ मेरी जो सोच है वो बदली इस बिजनेस को लेकर, और आज मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये जोड़ने का काम नहीं है, ये लोगों को मोड़ने का काम है। इनफैक्ट आप अगर हम बात करें कि चेन की, फॉर एग्जाम्पल चेन क्या है, इस दुनिया में आपका और मेरा जन्म कैसे हुआ, हम इस दुनिया में कैसे आए, हम चेन के माध्यम से ही आए। हमारे माँ बाप का जन्म हुआ तभी शायद हम आए, हमारे बच्चों का जन्म कब हुआ, जब हम आए। तो दुनिया के अंदर अगर हम बात करें चेन, तो चेन तो सर हर कंपनी बना रही है। आप शायद इस चीज पे आपने अगर ध्यान ना दिया हो, तो परचून की दुकान से अगर आप कोई सामान लेकर आते हैं, तो परचून की दुकान पे जो सामान उस दुकान तक पहुंचा, जो आप खरीद कर लाए, वो सामान भी एक चेन के माध्यम से वहां तक आया। वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, एक मार्केटिंग एजेंसी है, एक सीएनएफ एजेंट है, एक बल्क होलसेलर है, एक होलसेलर है, फिर रिटेलर है,
फिर कंज्यूमर है, कितने लोग उस चेन से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं, जो सिम आपके फोन में है, ये सिम भी आपने कंपनी से नहीं खरीदी, आपके घर के बगल में जो आउटलेट होगा जियो का या एयरटेल का, वहां से आपने इसको खरीदा। दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो चेन नहीं बनाती, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना चेन बनाए या बिना नेटवर्क बनाए कामयाब हुआ हो। आप मुझे कोई एक कंपनी बता दो जो चेन ना बनाई, जिसने चेन ना बनाई। हर कंपनी चेन बनाती है अपने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। हर कंपनी एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। बाटा का जूता आपके घर के हर कोने में, आपके शहर के हर, पूरे देश के हर कोने में मिलता है। आप देखते हैं हर शहर में बाटा का शोरूम है, हर शहर में मारुति का शोरूम है, हर शहर में सैमसंग का शोरूम है या सैमसंग के आउटलेट हैं, या पीटर इंग्लैंड की शर्ट मिल जाएगी, वैन ह्यूसन के कपड़े मिल जाएंगे। आज आप देख रहे हैं मैकडोनल्ड्स या पिज्जा हट या पीवीआर सिनेमा, हर शहर में आपको ये चीजें मिलती हैं, क्योंकि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति अपने नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, जो आपके पास एटीएम कार्ड है, आई थिंक हम सबके पास एक एटीएम कार्ड है, तो एटीएम कार्ड भी आपको जब बैंक ने दिया तो वो एक एक आधार पे दिया, वो इस बेसिस पे दिया कि इस एटीएम कार्ड को आप इंडिया के किसी भी शहर में जाकर एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। ऐसा तो नहीं है आज आपको अपने बैंक की ब्रांच में ही जाना पड़ेगा जहां आपकी ब्रांच है पैसे निकालने के लिए। पहले ऐसे होता था कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच से आप पैसे निकाल सकते हो। आज आप इंडिया के किसी भी शहर में खड़े हो, किसी भी कोने में खड़े हो, क्या आप पैसे निकाल सकते हो एटीएम से? यस, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सोचने वाली बात है। अब जब सब नेटवर्क बना रहे हैं और हम भी नेटवर्क बना रहे हैं, तो बाकियों में और हम में क्या अंतर है? हमारी जो इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर को एम्पावर करना, कंज्यूमर तक पहुंचना। इतने सारे बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जो मार्जिन, जो प्रॉफिट, जो इनकम उन बिचौलियों में बटनी थी, वो उन सब में ना बटकर सीधा एक कंज्यूमर तक पहुंचती है, और वो कंज्यूमर एक दूसरे कंज्यूमर को एम्पावर करता है। इट इज अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप देखिए, आप में से बहुत से लोग सीरियल देखते होंगे, टीवी में आप सीरियल देखते हो या कोई मूवी देखते हो, तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि हर सीरियल में 15 मिनट का सीरियल होता है और 15 मिनट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि नहीं? आज की डेट में अगर आप YouTube पर भी कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आप YouTube पर भी कोई वीडियो देख रहे हो, तो उस वीडियो में पहले ऐड होते हैं। बहुत से ऐड ऐसे होते हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत से ऐड स्किपेबल होते हैं, बहुत से ऐड स्किपेबल नहीं होते। तो वो ऐड आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर आप वो YouTube की वीडियो देख पाओगे। ऐसा होता है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर कंपनी अपने प्रोडक्ट लोगों तक, कंज्यूमर तक किसी ना किसी माध्यम से पहुंचाना चाहती है, और हर कंपनी कंज्यूमर की जेब से पैसा निकालना चाहती है। तो अभी तक तो आप कंज्यूमर अभी भी थे और आज भी हो और हमेशा रहोगे, लेकिन कंज्यूमर होने का बेनिफिट कभी आपको नहीं मिला। और वो बेनिफिट अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर मिलता है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, लोगों को समझाना कि चेन सिस्टम क्या है ये, इसमें और बाकी कंपनी इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है। बाकी इंडस्ट्रीज भी चेन बनाती हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी चेन बनाती है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर आखिरी मुहाने पे खड़ा है और डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर पहले पायदान पे खड़ा है, राइट? सो इट्स अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। और आई थिंक अगर आपको अपनी शॉप चेंज करके या अगर अपनी हेल्थ को अच्छा करके अगर आपको अपने घर में इनकम आती हुई नजर आती है, तो आई थिंक उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता सर। तो मुझे बताइए, अभी आप हेल्थ केयर में से चूज करना चाहेंगे या पर्सनल केयर में से? सो दिस इज हाउ यू क्लोज दिस ऑब्जेक्शन, राइट? नाउ फोर्थ जो ऑब्जेक्शन आती है कि मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बताऊंगी, व्हाटएवर जो भी ऑब्जेक्शन आती है, राइट? ना यहाँ पर एक चीज समझनी है कि सामने वाले को बोलो, जब भी कोई कहता मैं पूछ के बताऊंगा, तो उसको बोलो सर वेरी गुड, वेल एंड गुड, इट्स वेरी गुड कि आपने ये पॉइंट रखा। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप पूछ के बताना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। इनफैक्ट लाइफ में कोई भी
महत्वपूर्ण डिसीजन अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसे वो डिसीजन अपनी फैमिली को साथ में लेकर करना चाहिए। मैंने भी जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मैंने भी अपनी वाइफ से बात करी थी, उन्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, और फिर आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर ये इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं फिर मैं आपसे और भाभी जी से इकट्ठा एक साथ कब मिल सकता हूँ? तो इसमें सामने वाला कहेगा तुम क्यों मिलोगे यार, मैं खुद ही समझा दूंगा ना, मैं तुम्हें पूछ के बता दूंगा। राइट नाउ यहां पर अब आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, आप उस व्यक्ति को बोलो कि सर देखिए, आप अगर समझा रहे होंगे ना तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए भी बहुत नया है। लेकिन अगर मैं वहां मौजूद रहूंगा तो आपके और भाभी जी के दोनों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा, बिकॉज हो सकता है कुछ डाउट्स उनके हों जो आपके दिमाग में ना आ रहे हैं। राइट और अगर उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है और आप दोनों को एक साथ क्लैरिटी मिल जाती है तो आई थिंक आप दोनों मिलकर ये डिसीजन अपने लिए ले पाओगे कि इस बिजनेस को करना आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो मुझे बताइए कि कब मिल सकते हैं सर? कल मिल लेते हैं, जब भी आपका टाइम हो, जस्ट लेट मी नो। 4 बजे मिले या 6 बजे? वी कैन डू ऑनलाइन मीटिंग ऑल्सो, या हम एक ऑफलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति से वो कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा, उस व्यक्ति को इन्वॉल्व करें। राइट इन्वॉल्व द डिसीजन मेकर। और ये बहुत बार होता है, मैं देखता हूं कई बार लोग कहते हैं मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगा। इट हैपेंस। तो डिसीजन मेकर कौन है उसे इन्वॉल्व कर लो। हो सकता है सामने वाला डिसीजन मेकर ना हो जिसको आप प्लान दे रहे हो, और जब आप इन दोनों को इकट्ठे प्लान दे रहे हो तब इन्हें कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दे जहां हस्बैंड वाइफ मिलकर वेस्टीज कर रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दे जहां पूरी फैमिली वेस्टीज कर रही है, क्योंकि सामने वाले को भरोसा होता है कि यार यहाँ तो और भी परिवार हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम अकेले नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर वेस्टीज को बिल्ड किया। तो उनके जैसे लोगों का उदाहरण अगर आप देते हैं तो आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी इस चीज पे, और वो निश्चित तौर पर एक सही डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। आगे बढ़ते हुए छठी जो ऑब्जेक्शन आती है, आई एम नॉट गुड एट सेल्स। सॉरी, पांचवी ऑब्जेक्शन है कि आप कितना बना रहे हो, आपने कितना कमाया। कई बार लोग ये पूछते हैं अच्छा जी मेरी छोड़ो, आप ये बताओ आपकी इनकम कितनी है। तो सामने वाले को बोलो, उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल मुझसे किया कि मैंने कितना बनाया। सर इनफैक्ट मैं समझ सकता हूं आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर मैं कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। आप ये जानना चाहते हो ना कि मैं कितना कमा रहा हूं या मेरा चेक कितना है। सर कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं, या नहीं कमा रहा हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं ताकि मैं भी कमाना शुरू कर दूं। क्योंकि ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये सवाल तो मेरे अपलाइन के अपलाइन से भी लोगों ने किया था जब उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी, जैसे आज मैंने और आपने अपनी शुरुआत करी है, जैसे हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो इस बिजनेस के अंदर आज लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहा है, उसने कहीं ना कहीं आपकी और मेरी तरह ही शुरुआत करी थी। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, मसलन एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, एमडी मोइन खान। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्टीज में आज लगभग 4 से 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज वो कमाते हैं, और जब उन्होंने शुरुआत करी थी उनका पहला पे आउट 19 रुपए का था। तो ये सवाल तो उस समय लोगों ने उनसे भी किया था कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन आज आप देखिए वो किस मुकाम पे हैं। तो मैंने भी अभी शुरुआत करी है, और ऑब्वियसली आने वाले समय में मेरी भी एक बहुत बड़ी इनकम होगी। लेकिन अगर आप अपनी इनकम की बात करें तो सर आपकी इनकम इस चीज पर निर्भर नहीं करेगी कि मैं कितना कमा रहा हूं। एज एन अपलाइन मैं कितना कमा रहा हूं उससे आपकी इनकम कभी डिसाइड नहीं होगी, क्योंकि आपकी इनकम डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े लेवल पे इस बिजनेस को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर हम बात करें वेस्टीज में ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन का चेक है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। डाउनलाइन का टारगेट कुछ और है, डाउनलाइन का गोल कुछ और है, और डाउनलाइन देखते ही देखते अपलाइन से बड़े लेवल पे या बड़े चेक पे चला जाता है। तो इट डजंट मैटर कि मैं कितना कमा रहा हूं। तो आपका गोल अलग हो सकता है, मेरा गोल अलग हो सकता है, और जैसे मैंने आज शुरुआत करी है आप भी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और आपकी मेरी इनकम पे आपकी इनकम डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहूंगा, अगर मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो मैं अकेला कमाता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा सर, चलिए दोनों साथ में मिलकर कमाते हैं, सिंपल एज दैट।
दिस इज हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, राइट। तो जब भी ऑब्जेक्शन आती है इसको इसी तरीके से हैंडल करना है। अब हम आते हैं छठी ऑब्जेक्शन पे जो आमतौर पे लोगों को आती है कि जी ये मैं तो सेल्स करी नहीं, मैंने कभी, आई एम नॉट फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड। कई बार लोग कहते हैं अरे मैंने तो कभी सेल नहीं करी। तो जब भी ऑब्जेक्शन आती है आप लोगों को बोलो कि सर मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा मैं खुद सेल्स से नहीं हूं, राइट। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर जो आज जुड़े हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, वो लोग खुद 95% से ज्यादा लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है और फिर भी वो कामयाब है। तो यहाँ जो छठी ऑब्जेक्शन आती है वो ये आती है कि जी मैंने तो कभी सेल्स नहीं करी, मैं तो सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं सामान नहीं बेच सकता, राइट। लोग कई बार इस तरीके से पूछते हैं कि सामान बेचना पड़ेगा क्या, सामान कितना बेचना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं किया, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्शन आती है, अब इस ऑब्जेक्शन में आप सामने वाले व्यक्ति को एक ही बात बोलो कि सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सामान बेचना पड़ेगा क्या या सेलिंग करनी पड़ेगी क्या, क्योंकि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन मुबारक हो सर, मैं आपको इसकी चीज के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आप सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि आप में और मुझ में और इनफैक्ट वेस्टीज के अंदर 95% से ज्यादा लोग जो आज सफल हैं उन सब में और आप में एक चीज कॉमन है कि वो लोग भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं है और आप भी सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हो। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि ये बिजनेस क्या सामान बेचने का बिजनेस है, तो लेट मी टेल यू कि इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, इट इज अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। अगर आज की डेट में आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप शेयर करते हैं। आपको अगर कोई एक अभी एक आजकल डायलॉग चल रहा है बड़ा फेमस कि फ्लावर समझा क्या फायर है मैं। अभी आप में से किसने नहीं सुना होगा, ये कहाँ से आया, ये पुष्पा मूवी का बड़ा मैं कहूंगा शेयर्ड, सबसे ज्यादा शेयर्ड डायलॉग है। आपको अगर कोई मूवी अच्छी लगती है आप उसकी क्लिप्स या वीडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। आपको कहीं का खाना अच्छा लगता है, आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो वो भी आप शेयर करते हैं। आप यहाँ तक कि तो लोग अपना अगर घर में कुछ अच्छा बनाते हैं छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन, तो उसकी फोटो क्लिक करके भी फेसबुक पर, इंस्टा पे डालते हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि टिकटॉक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी देश में हुआ है तो सिर्फ एक देश है जहां पर टिकटॉक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो देश है इंडिया। और मेरे ख्याल से तो टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन अभी भी ऐसी कई एप्लीकेशन चल रही हैं यहाँ पे लोग छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज कितने लोग यूट्यूब स्टार बन गए सिर्फ एक चीज करके, और वो है शेयरिंग, राइट। मैं एक दिन मेरी वाइफ एक वीडियो देख रही थी, तो वो वीडियो एक्चुअली एक हाउसवाइफ की वीडियो थी। और वो हाउसवाइफ एक ब्लॉगर है, व्लॉगर, जो वीडियोस बनाते हैं उनको हम व्लॉगर बोलते हैं। तो वो हाउसवाइफ अपनी वीडियो बनाती है और वो हर दूसरे दिन एक वीडियो बनाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वीडियो में क्या होता है। उस वीडियो में वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन क्या कर रही है, आज उसने खाने में क्या बनाया, आज सासू माँ ने क्या कहा, आज उसने कौन सा सूट अपने लिए लिया, आज हस्बैंड की फरमाइश पे क्या बना, आज बच्चों ने क्या कहा, पड़ोसन ने क्या कहा। ये सारी बातें वो उस व्लॉग में करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस एक लेडी के मेरे ख्याल से हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। और एक वीडियो अगर वो डालती है तो 50,000 व्यूज तो शायद 3 दिन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को शेयर करना अच्छा लगता है और हमें शेयरिंग, आगे शेयर करना अच्छा लगता है। आज अगर हम बात करें कि हम इस बिजनेस में क्या करने वाले हैं, इस बिजनेस के अंदर हम सेलिंग करने वाले नहीं, हमें यहाँ सामान नहीं बेचना। हमें यहाँ सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला तो हमें प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के फायदे उठाने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अनुभव करना होता है, उन प्रोडक्ट्स से मिलने वाले जो और बेनिफिट्स हैं उनको अनुभव करना होता है, और वो अनुभव हमने लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग। और मैं अगर बताऊं कि
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप हर दिन, हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर पल कुछ ना कुछ शेयर ही कर रहे होते हैं। आज आपसे कोई दोस्त बात कर रहा है, बात करते करते आप उससे पूछ सकते हैं और बता क्या हालचाल, घर में सब ठीक है, अच्छा ये बता तो अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आजकल क्या यूज कर रहा है। दोस्त ये बता तेरे घर में चाय पत्ती कौन सी इस्तेमाल होती है, क्योंकि मेरे घर में एक बड़े कमाल की चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहा हूं मैं पिछले कुछ दिनों से, एक कंपनी की, और बड़े कमाल की का प्रोडक्ट है, उससे मेरी हेल्थ काफी अच्छी होगी। या दोस्त ये बताओ तुम्हारे घर में वाटर प्यूरिफायर कौन सा लगा हुआ है। इस बिजनेस के अंदर हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, चाहे प्रोडक्ट के रिजल्ट हो, चाहे बिजनेस के बेनिफिट्स हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, शेयर करते जाना है, दैट्स ऑल। जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं वो आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, पहली बात तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बिजनेस सेलिंग का है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग का है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अगर आप हमारी वॉइस मैगजीन देखें या कार बुक देखें या वेस्टीज के अंदर जो लोग सफल हैं उनका बैकग्राउंड देखें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हाउसवाइफ्स जिन्होंने कभी कोई सेलिंग जॉब नहीं करी आज वेस्टीज के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रही, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई जॉब नहीं करी वो सीधा अपने कॉलेज को खत्म करके वेस्टीज में आ गए और आज वो बहुत कामयाब है। वो लोग जो जॉब में थे या आज भी किसी ना किसी ऐसी जॉब में हैं जहां उन्होंने कभी सेलिंग नहीं करी, लेकिन आज वो वेस्टीज में बहुत सफल हैं, कामयाब हैं, एक सफल बिजनेसमैन है, जहां पर उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया उनमें से बहुत से लोगों ने, और आज फुल टाइम वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा आप में और 95% से ज्यादा लोगों में एक चीज कॉमन है कि कोई भी सेलिंग बैकग्राउंड से नहीं है। इनफैक्ट ये आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपको शेयरिंग करनी नहीं आती तो यार माँ के पेट से सीख कर तो कोई पैदा नहीं होता। यहाँ पर एक पूरा सिस्टम मौजूद है, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, मैं हूं, मेरे अपलाइंस हैं, कंपनी की मैनेजमेंट है। हर कोई इस बिजनेस के अंदर आकर ये सीख सकता है कि शेयरिंग कैसे करनी है और शेयरिंग कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बैकग्राउंड के लोग आज इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो लोग भी जो कभी स्कूल भी नहीं गए, आज वो लोग भी इस बिजनेस के अंदर आकर बहुत कामयाब है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सरकारी अधिकारी, बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब्स करते हैं, आज वो सारे लोग इस सिस्टम के माध्यम से सीख पाए कि शेयरिंग कैसे करनी है, जो कि बहुत आसान है। और वो करते करते आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे आ गए। तो अगर बाकी लोग कर सकते हैं और आपके जैसे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए सर शुरू करते हैं। फिर आप बताइए, अभी आप यू नो इस हेल्थ केयर चूज करना चाहेंगे या पर्सनल केयर। तो दिस इज हाउ यू हैंडल दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन, राइट। नाउ अब सातवीं ऑब्जेक्शन आती है, आई डोंट नो मैनी पीपल। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं किसी को जानता ही नहीं सर, मेरे को तो मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसके पास जाके बात करूंगा, राइट। तो सामने वाला अगर ये ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसको बोलो सर अगर मैं आपको सही समझ पाया हूं तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं जानते, राइट, इसलिए आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि बेशक आप लोगों को नहीं जानते जैसे कि आपने कहा, लेकिन आप अगर इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो आने वाले समय में इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां लोग आपको नहीं जानते होंगे। क्योंकि अगर लोगों को नहीं जानते हो तो ये बिजनेस है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने का। क्योंकि मैं अगर एक चीज कहूं कि आप नहीं जानते लोगों को, तो आज मैं वेस्टीज में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो शुरू में किसी को भी नहीं जानते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ऐसे तो कई लोग मेरी टीम में ऐसे हैं, मेरे क्रॉस लाइन में, अपलाइन में, बट एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीसी दास। जीसी दास जी वेस्टीज में आने से पहले जब वो दिल्ली आए थे तो दिल्ली में एक व्यक्ति को जानते थे जो उनका दोस्त था, किसी को नहीं जानते थे उसके अलावा। और वो एक रैली में आए थे दिल्ली, क्योंकि होता ना रैली में आप आते हो तो आपका कोई खर्चा नहीं होता, आप आ गए शहर में, अब आपको यहाँ काम ढूंढना है।
तो दिल्ली में आने के बाद उन्होंने सोचा यार क्या करूं, उन्होंने कोई नौकरी करनी शुरू करी, शॉर्ट हैंड टाइपिंग का कोर्स किया और साथ में उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया जहां पर उन्होंने वेस्टीज को देखा और उनको लगा कि यार ठीक है इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और ये मैं आपको 2004-2005 की बात बता रहा हूँ। जीसी दास जी ने 2004 में वेस्टीज को ज्वाइन किया और तब उन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया। उन्हें लगा यार छोटी कंपनी है, इसमें क्या होगा। और मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। 2004 में 6 महीने वेस्टीज करके उन्होंने वेस्टीज छोड़ दिया और 2004 से लेकर 2009 के बीच में उन्होंने पता नहीं कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में काम किया। वो अपने मुंह से बताते हैं, मुझे नहीं पता वो नंबर 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। वो कहते हैं लगभग 20 कंपनीज के अंदर उन्होंने काम किया, 15 से 20 कंपनीज में काम किया। और किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं, किसी का प्लान अच्छा नहीं, किसी की मैनेजमेंट को अनुभव नहीं, किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं। और 2009 में सारी छानबीन उथल पतल करने के बाद उन्होंने फिर वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। तो आप एक चीज समझो कि उस इंसान को जिसको एक व्यक्ति भी नहीं जानता था, वो आज वेस्टीज के अंदर हजारों लाखों लोगों की उनकी टीम है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि आप लोगों को जानते हो या नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक चीज समझो, इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं, सिर्फ 3 तरीके के, चौथे तरीके के कोई लोग नहीं है। पहले वो लोग जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरे लोग वो हैं जिनको आप थोड़ा कम जानते हो बट फिर भी जानते हो। और तीसरे लोग कौन से हैं, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। यही 3 तरीके के लोग हैं। क्या चौथा तरीके के कोई लोग हैं? नहीं। लेकिन इन तीनों में 2 चीजें कॉमन है। पहली, ये सब हेल्दी रहना चाहते हैं और ये सब वेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्थ और वेल्थ इन दोनों को चाहिए, चाहे आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो, चाहे किसी को आप कम जानते हो या बिल्कुल भी नहीं जानते। सब हेल्दी रहना चाहते हैं और सब एक सिक्योर स्टेबल ग्रोइंग इनकम चाहते हैं। जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उनसे जान पहचान बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। जिनको आप थोड़ा कम जानते हो, उनसे जान पहचान बढ़ाई जा सकती है। और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनको डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है। और इन तीनों तरीके के लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनके साथ शेयरिंग करनी है, उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि वो सिस्टम आपको सिखाएगा। वो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम आपको सिखाएगा। वो कंपनी में आपके अपलाइंस, कंपनी के ट्रेनर्स, कंपनी की मैनेजमेंट वो आपको सिखाएंगे। क्योंकि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता था वो किसी को भी नहीं जानते, लेकिन आज उनका हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है। तो आई थिंक अगर आप एक पहचान पाना चाहते हैं, अगर आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पर लोग आपको जानना शुरू करें, जहां पर आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आप हो, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको जाने, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो सर अभी आप मुझे बताइए कि फॉर्म आपके नाम पे साइन होगा या भाभी जी के नाम पे? दिस इज हाउ यू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन, राइट। अब आते हैं 8वीं ऑब्जेक्शन पे। 8वीं ऑब्जेक्शन क्या कहती है कि यार मैंने तो ऐसी एक कंपनी के साथ काम किया था और मैंने करके छोड़ दिया, या मेरा एक जानकार था उसने किया था, उसने करके छोड़ दिया, राइट। हमने, वो है मेरे भाई साहब, वो कर रहे थे कंपनी के साथ काम, वो उनका बहुत पैसा लग गया, वो बेचारे परेशान है आज भी। तो ऐसा कई बार आपको ऐसे अनुभव मिलेंगे। तो सामने वाले को बोलो सर आई थिंक आप जो मुझे बता रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप मुझे बताएंगे, आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उन्होंने किस तरीके की कंपनी में काम किया था या क्या उनका अनुभव रहा। या अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे, आपका क्या अनुभव रहा जिस भी कंपनी की आप बात कर रहे हैं, क्या व्हाट वाज द इशू। तो यहाँ पे आपने उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए
होता क्या है, दो चीजें होती हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैंने एक व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है या अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने किसी कंपनी के साथ काम किया था और वहां मैं सफल नहीं हो पाया या मैंने वो क्विट कर दिया, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। ये आपको अपने लिए समझने हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि या तो वाकई वो एक मनी सर्कुलेशन कंपनी थी या उस कंपनी के अंदर वाकई ग्रोथ नहीं थी। बहुत बार होता है कि व्यक्ति में टैलेंट बहुत होता है लेकिन वो एक सही कंपनी के साथ नहीं होता, एक सही प्लेटफॉर्म में नहीं होता, जिसके करके उसे सफलता नहीं मिलती। और दूसरा कारण कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के अंदर वो जील नहीं थी। जील मतलब कि यार ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कभी अपलाइन की बात नहीं सुनी, कभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, कभी सीखने के लिए तैयार नहीं हुए, कभी मीटिंग में नहीं आए और उसके बाद क्विट कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि यार मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए नहीं है। तो इन दोनों में से क्या प्रॉब्लम है ये आपको तभी पता चल पाएगी जब आप उस व्यक्ति का अनुभव सुनोगे। पहले आप उसका अनुभव सुन लो, फिर उसको बोलो सर मैं आपको जो अनुभव आप बता रहे हैं, आपका अनुभव जैसा रहा ऐसा अनुभव कई लोगों का वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले रहा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिवाकर देव मिश्रा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेस्टीज से पहले एक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम किया। वहां पर काम करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, काफी समय लगाने के बाद भी इनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो शायद ये अपनी जिंदगी में चाहते थे। लेकिन एक चीज ये जान चुके थे कि नेटवर्क की पावर क्या है। उस कंपनी को क्विट करने के बाद इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बेशक ये एक जॉब कर रहे थे उस कंपनी को क्विट करने के बाद, लेकिन ये फिर भी एक सही कंपनी की तलाश में थे, क्योंकि इन्हें पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में आज कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लोगों को सफल बना सकती हैं, जो लोगों को उनके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। प्रोडक्ट के ऊपर, मैनेजमेंट के आधार पे, प्रोडक्ट के आधार पे, एजुकेशन सिस्टम के आधार पे ये एक सही कंपनी की तलाश में थी। और आज अगर हम बात करें, इन्होंने सारी छानबीन कर लेने के बाद एक कंपनी का चुनाव किया और वो है वेस्टीज, जहां पर आज ये 5 गाड़ियां ले चुके हैं, 24 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुके हैं और आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। चलिए ये तो एक उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह वेस्टीज में आने से पहले लगभग 13 साल डायरेक्ट सेलिंग में थे और 13 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद ये हाईएस्ट पे आउट 1 लाख रुपए का ले पाए थे। और उसके बाद इन्होंने ये कसम खा ली जिंदगी में कि कुछ भी करूंगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। ये इनका प्रण था कि नौकरी करूंगा अब सिर्फ। लेकिन हमारे एमडी सर से इनकी मुलाकात हुई तो एमडी सर ने कहा कि चलो आप एक बार वेस्टीज करो ना, आप देखोगे अंतर अपने आप समझ जाओगे। प्रोडक्ट के आधार पे, मैनेजमेंट के आधार पे, एजुकेशन सिस्टम के आधार पे इन्होंने वेस्टीज का चुनाव किया और उस अदर कंपनी के अंदर 13 साल काम करने के बाद 1 लाख रुपए का पे आउट था। आज लगभग 12-13 साल या उससे ज्यादा इनको वेस्टीज में हो गए हैं। अगर मैं बात करूं इनके हाईएस्ट पे आउट की वेस्टीज में, वो है 1,68,00,000 रुपए और पर मंथ का ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए का पे आउट। तो सर अगर इतने बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने इतने साल डायरेक्ट सेलिंग को दिए और उसके बाद वो मुंह मोड़ना चाहते थे इस इंडस्ट्री से, जब उन्होंने वेस्टीज को समझा और इस कंपनी के साथ जुड़कर कामयाब हुए, तो क्यों ना एक नजर आप भी डालें कि एक सही कंपनी क्या होती है और आपको क्यों आखिरकार वेस्टीज के साथ जुड़ना चाहिए। राइट? तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी के अंदर कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। एंड देन वी विल स्टार्ट विद राइट करियर। राइट? यहां पर एक ऑब्जेक्शन और आती है जो यहाँ लिखी हुई नहीं और मेरे अचानक दिमाग में आ गई। कई बार लोग कहते हैं जी मेरी तो उम्र नहीं है, अब क्या उम्र, अब क्या करना है, मेरी तो उम्र निकल गई। तो उनको बोलो कि आज मिस्टर रमेश पुनानी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 60 साल की उम्र के आसपास वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आज 74 साल की उम्र में वो 20 लाख, 30 लाख, 34 लाख, 35, 36 लाख रुपए, उससे ज्यादा बल्कि वेस्टीज के माध्यम से कमा रहे हैं। राइट? और ऐसे कई लोग हैं, डीसी राजपूत जी, जिन्होंने एक रिटायरमेंट की उम्र में वेस्टीज को ज्वाइन किया
और आज वो वेस्टीज में बहुत कामयाब है, लाखों रुपए महीने की इनकम पे। तो सामने वाले व्यक्ति को उसके जैसे लोगों का उदाहरण दीजिए। कहानियां प्रभावित करती हैं लोगों, और उनके जैसे लोगों की कहानियां निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं 9वीं ऑब्जेक्शन की, कि ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी। सामने वाला कहता है सर जो ऊपर वाले लोग होते हैं सिर्फ वही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले पैसा नहीं कमाते हैं, कि जो पहले आ गए उन्होंने कमा लिया, बाद वाले नहीं कमा पाए। ये ऑब्जेक्शन आती है। तो सामने वाले का जो, अब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्शन कहां से आती है। ये ऑब्जेक्शन इसलिए आती है क्योंकि जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी तो उस समय कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनीज इंडिया के अंदर रन कर रही थी। मनी सर्कुलेशन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट या तो होता नहीं, और अगर होता है तो सिर्फ नाम का होता है। इन कंपनीज का मेन पर्पस होता है मनी सर्कुलेट करना, राइट। और इसमें क्या होता है, एक पिरामिड स्कीम होती है जहां पर नीचे ज्यादा लोग होते हैं, ऊपर कम लोग होते हैं, और नीचे से पैसा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है। ऊपर वालों को लग रहा होता है इनकम आ रही है, कंपनी चल रही है, बढ़िया हो रहा है सब कुछ, और नीचे वाले वेट कर रहे होते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। जब तक नीचे वालों का नंबर आता है तब तक उस कंपनी के जाने का नंबर आ जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज 1 साल से ज्यादा नहीं चलती, या तो खुद ही भाग जाती हैं या सरकार उनको बैन कर देती है। आज अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, नंबर 1। नंबर 2, वेस्टीज के अंदर अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर पहले वाले कमाते हैं, तो उसको बोलो सर मुझे भी पहले यही लगता था कि ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, लेकिन मैं तो एक चीज जानकर हैरान हो गया वेस्टीज में, कि यहाँ से कितने सारे उदाहरण हैं जहां पर अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन का चेक है। और ऐसे कई उदाहरण आपको अपनी टीम में भी मिल जाएंगे जहां डाउनलाइन का चेक ज्यादा है। आपको अदर, मैं नाम नहीं ले सकता, बट मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा क्षमता है, वो ज्यादा तेजी से काम करना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी अलग है। हो सकता है अपलाइन की एक प्रायोरिटी हो कि मुझे इतने तक ही जाना है, पर डाउनलाइन कहता नहीं मुझे इससे भी आगे जाना है, और उसमें अपलाइन बड़ा खुश है, कहता है यार चल अच्छा मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमा रहा है, मतलब ये नेटवर्क स्टेबल है, मुझे उस पर काम करने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताऊं जब कंपनी शुरू हुई थी सर, तब लोग 5 साल में क्राउन बनते थे और 1 लाख की इनकम पे पहुंचते थे, क्योंकि पहले हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, पहले हमारे पास इतनी सर्विसेज नहीं थी, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं थे, इतनी ब्रांचेस नहीं थी, इतने डीएलसीपीज नहीं थे, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पहले 5 साल में क्राउन बनता था कोई व्यक्ति और 1 लाख की इनकम पे पहुंचता था, लेकिन आज वेस्टीज के अंदर 1 लाख की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको क्राउन बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनगिनत कई आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर लोग स्टार डायरेक्टर लेवल पे 1.5 लाख से ऊपर की इनकम पे, डायमंड डायरेक्टर लेवल पे 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 लाख के पे आउट को ऑलमोस्ट टच कर लिया है। और पहले तो शायद लोगों को यह समझाना बड़ा मुश्किल था कि सप्लीमेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है, पैसिव इनकम क्यों जरूरी है। लेकिन आई थिंक लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, अब लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। लोगों को अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि पैसिव इनकम और लाइफ में सिक्योर इनकम कितनी जरूरी है, स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है। आज बेहतर समय हो ही नहीं सकता वेस्टीज को करने का। अगर सिर्फ पहले वाले लोग कामयाब होते और आज वाले कामयाब नहीं होते, तो अवार्ड फंक्शंस होने बंद हो चुके होते, कंपनी अभी भी अवार्ड फंक्शंस करने की तैयारी में है, फॉरेन टूर्स बंद हो चुके होते, नए अचीवर्स के नाम आने बंद हो चुके होते, वॉइस मैगजीन छपनी बंद हो चुकी होती, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार नाम का कोई मीटिंग, कोई सेमिनार होता ही नहीं। यंगरप्रेन्योर्स, जो वेस्टीज के डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद सर जो प्रोग्राम करते हैं, वहां पे आपको हर बार एक नए अचीवर को सुनने का, एक नए सक्सेसफुल लीडर को सुनने का मौका मिलता है। शायद उनके बारे में हम सुनते नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पहले वाले लोगों से ज्यादा लकी आज के लोग हैं कि उन्होंने आज वेस्टीज ज्वाइन किया। तो आप कितना कमाओगे वो आपकी अपलाइन की इनकम पे डिपेंड नहीं करता। आप कितना कमाओगे डिपेंड करता है आप कितना आगे जाना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, राइट। तो बताइए सर अभी आप कैसे शुरू करना चाहेंगे। चलिए मैं आपको टीम बिल्डिंग ऑफर के बारे में बताता हूं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, ताकि आप एक सही शुरुआत कर पाए, राइट।
ना अब आते हैं 10वीं ऑब्जेक्शन पे, जहां लोग कहते हैं सर अरे मेरे पास तो ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी है, मैं तो अपनी नौकरी से बहुत सेटिस्फाइड हूं, मैं वेस्टीज क्यों करूं। तो सामने वाले व्यक्ति को बोलो सर वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट कि आपके पास एक अच्छी जॉब है और आप अपनी जॉब से बहुत हैप्पी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में और ज्यादातर लोगों में जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब को करते हुए आज वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं और मेरे अपलाइन भी एक हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज समझिए कि लोग क्यों जॉब करते हुए भी वेस्टीज कर रहे हैं, क्योंकि जॉब में या नॉर्मली जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको इनकम कब तक आती है, जब तक आप काम करते हैं। जितनी क्षमता आज आपके अंदर काम करने की है या मेरे अंदर काम करने की है, आई होप आप अग्री करेंगे कि शायद आज के 10 साल बाद हम में से किसी के अंदर उतनी क्षमता नहीं होगी काम करने की। तो क्या वो इनकम हमें आती रहेगी जो आज आ रही है? शायद नहीं। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टीज की, तो वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपका नेटवर्क काम करता रहता है और आपको एक रेगुलर सिक्योर ग्रोइंग स्टेबल इनकम आती रहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब्स को रिजाइन कर दिया और आज वो फुल टाइम वेस्टीज को कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज में उन्हें उनकी जॉब से कहीं ज्यादा इनकम, कहीं ज्यादा बेनिफिट्स आज की डेट में मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन जॉब के साथ ये बिजनेस क्यों करें ये समझना है। क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं नॉर्मली वो बहुत बार ये सोचते हैं कि यार अपने लिए कुछ किया जाए, अपना बॉस बना जाए, अपना बिजनेस शुरू किया जाए, और बहुत से जॉब करने वाले लोगों के दिमाग में ये थॉट होता है। लेकिन दो चीजें उन्हें रोकती है। पहली चीज, टाइम कहां से निकालें। दूसरी चीज, अगर टाइम निकाल भी लिया तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, और अगर इन्वेस्टमेंट कर दी पहले तो टाइम कैसे निकालें, क्योंकि जॉब छोड़ नहीं सकते। जॉब छोड़ देंगे जो जो आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर एकदम से तो पैसा आना शुरू नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने के बाद। आप जब तक ब्रेक इवन पॉइंट पे ना पहुंच जाओ तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आता। वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसको अचीव करने में 6 महीने भी लग सकते हैं, साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। और करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो आज की डेट में अधर में लटके हैं। कब लॉकडाउन लग जाए, कब थर्ड वेव फोर्थ वेव आ जाए, यू नेवर नो। और कब मार्केट चलेगी, कब बंद होगी। देयर आर सो मेनी बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस एंड देयर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट हर्डल्स कि आप बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको और पैसे की जरूरत होगी। तो जॉब करने वाला व्यक्ति कहता है चल यार जो कर रहा हूं वही करता रहता हूं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप अपना टाइम खुद चुन सकते हैं, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिकॉज इट इज अ रिस्क फ्री बिजनेस विद जीरो ज्वाइनिंग फीस। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आज और 10 साल बाद भी जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ जॉब ही करते रहेंगे। लेकिन अगर उस फुल टाइम जॉब के साथ आप पार्ट टाइम वेस्टीज बिल्ड कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल बाद जॉब करनी है या नहीं करनी, ये डिसीजन सिर्फ आपका होगा। सर मुझे बताइए कि अभी आप मल्टीपल 100 कंसिस्टेंसी से शुरू करना चाहेंगे या सिंगल कंसिस्टेंसी ऑफर से शुरू करना चाहेंगे। 11वीं ऑब्जेक्शन, मैं अपने रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिजनेस मैं करूं तो कहीं उनका मेरे साथ रिलेशन खराब हो जाए। राइट, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, ये लोगों का थॉट होता है। तो उनको बोलो सर वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छा थॉट है आपका। इनफैक्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरा जो रिलेशन है मेरे दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ खराब हो जाएगा अगर मैं उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली चीजें बिल्कुल इसके विपरीत हुई। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे दोस्त और हैं, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनका रिलेशन मेरे साथ पहले से कहीं ज्यादा और बेहतर और बेहतर हो गया और ज्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पहली चीज तो ये समझिए कि अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, तो हर वो व्यक्ति जो आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब है उसके भी दोस्त हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं।
जो आज इस बिजनेस में बहुत सफल है, बहुत कामयाब। और दूसरी बात ये कि ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस है शेयरिंग का। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसे शेयर करते हो या नहीं, अपने दोस्तों को बताते हो या नहीं, अपने जानने वालों को बताते हो या नहीं। मैं कई बार देखता हूं, मैं जब जब मेरे बच्चे छोटे थे अभी भी छोटे हैं, लेकिन जब बहुत छोटे थे तो मेरी वाइफ यू नो बात कर रही होती थी कई बार अपने किसी रिलेटिव से, तो वो बता रहे होते थे कि अच्छा अपने बेटे को तो ये वाली क्रीम लगा, इससे रैशेज नहीं होंगे, या ये वाला दूध पिलाओ, ये दूध बच्चों के लिए सही रहेगा। और कल रात की बात है, मेरा एक कजन है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके अभी एक बेटी हुई है। तो जो उसकी वाइफ है उसका भी सिजेरियन हुआ है और मेरी वाइफ का भी सिजेरियन हुआ था, राइट। तो वो काफी घबराया हुआ था, वो काफी परेशान था। उसने कहा भैया सिजेरियन हुआ है, 2 महीने से पहले मेरी वाइफ बेड से उठ नहीं पाएगी, वो बहुत घबराई हुई है, कुछ खा नहीं रही है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तबीयत खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, पेट साफ नहीं हो रहा। मैंने कहा तू इतना घबरा क्यों रहा है? मैंने कहा तुझे एक बात पता है? और उसने बोला हाँ भैया क्या? मैंने कहा मेरे दोनों बच्चे, जो मेरी वाइफ के दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए। तो उसको ये बात नहीं पता थी और वो चौंक गया। उसने कहा अच्छा भैया। मैंने कहा हाँ तू एक काम कर, तू ईशा की बात अंकिता से करा दे, अंकिता मेरी वाइफ का नाम है। तो मैंने कहा तू रुक, मैं अंकिता को बोलता हूँ, वो ईशा को फोन करती है। अब मेरी वाइफ ने उस को फोन करा, उस लड़की को, और काफी देर उसे समझाया, उसे काफी सारे टिप्स दिए, जो एक्चुअली में वो जो जितनी टेंस थी वो सारी टेंशन उसकी खत्म हो गई। कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे, कुछ सप्लीमेंट, वेस्टीज के सप्लीमेंट सजेस्ट करे, जो एक्चुअली में उसकी इम्यूनिटी को आने वाले महीनों में और ज्यादा बेटर करने में उसकी मदद करेंगे। एंड नाउ शी इज वेरी रिलैक्स्ड, शी इज वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही घबरा रही थी, राइट। सो बहुत बार होता है, आप एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, अगर आपके शेयर करने से किसी की हेल्थ अच्छी होती है, आपके शेयर करने से अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसका कोई ड्रीम पूरा होता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो आई थिंक लोग तो चाहेंगे ना कि आप उनसे शेयर करें। हर चीज तो हम शेयर कर रहे हैं, यहां हम पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे शेयर तो वो भी कर रहे होते हैं जिनको हम जानते नहीं है यार। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये टीवी पे रोज आके नए नए एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, ये आपसे पूछ के शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति खिलवाते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब ये एक कौन बनेगा करोड़पति खिलवाने के बाद कोई करोड़पति बन जाता है तो उसे एक दूसरे एड में आके बताते हैं कि अब तू इस पैसे का सोना कैसे खरीद। जब वो सोना खरीद लेता है तो दूसरे विज्ञापन में आके बताते हैं कि सोना गिरवी कैसे रख। और उसके बाद जब वो सोना गिरवी रख देता है, आदमी टेंशन हो जाती है, तो टेंशन दूर करने के लिए तेल कैसे लगाया जाए सर में, वो भी बताते हैं। तो वो भी राय बांट रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। और यहाँ तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे बहुत क्लोज हैं, तो हम उनसे शेयर क्यों नहीं कर सकते? और एक चीज याद रखना, जब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहता, तो एक चीज आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप इस बिजनेस को सिर्फ अपनी हॉट लिस्ट तक ही सीमित रखना चाह रहे हो। मैंने क्या बताया था, दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। एक वो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरे वो जिनको आप कम जानते हो, और तीसरे वो जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आप सिर्फ उन्हीं तक ही ये बिजनेस लेकर जा रहे हो जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो शायद कुछ समय के बाद आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी, फिर आप कहोगे जितने लोगों को जानता था सबसे बात कर ली, अब क्या करूं? और मैं ये कहता हूं आपसे कि जब तक धरती पे इंसान है तब तक आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती। जिनको नहीं जानते हो उनसे जान पहचान बना सकते हो, जिनको कम जानते हो उनसे जान पहचान बढ़ा सकते हो, और जिनको जानते हो उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। और हर वो व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो ऐसे कई लोगों को जानता है जिनको आप नहीं जानते। जो आपको जानता है वो कई लोगों को जानता है जिनको आप नहीं जानते, और उनको भी हेल्थ और वेल्थ चाहिए। हर व्यक्ति आपको रेफरेंसेस दे सकता है। हालांकि एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं एक चीज कहूंगा, कई बार बहुत अच्छे से जानने वाला व्यक्ति बिजनेस सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या प्रोडक्ट को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अगर उसके थ्रू या किसी एक थर्ड व्यक्ति को, एक अननोन व्यक्ति को अगर आप अप्रोच करते हो और उसे अगर आप बिजनेस के बारे में बताते हो, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके उसे कुछ सजेस्ट करते हो, तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनता है। और बहुत बार ये होता है कि आपको अपनी अच्छी लीडरशिप, अच्छे लीडर, पोटेंशियल लीडर आपको अननोन लोगों के थ्रू या रेफरेंसेस के थ्रू मिलते हैं, राइट। सो
this is how this handle is to be this objection is to be handled. तो सर कोई चिंता नहीं है, रिलेशन बल्कि और अच्छे हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे। ये बिजनेस रिलेशनशिप खराब करने का नहीं है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को और बेटर करने का है। तो चलिए बताइए सर कैसे काम करना है। अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट कैसे बनानी है। राइट, सबसे पहली जो ऑब्जेक्शन आती है, आई डोंट हैव टाइम। राइट, जब कोई व्यक्ति कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो सामने वाले को एक बात बोलो कि सर टाइम नहीं है, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर आपको टाइम की आजादी मिलेगी। यू विल गेट टाइम फ्रीडम। अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट यू जॉइन वेस्टीज। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले यही लगता था कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनको एक चीज समझ में आई कि वो जो भी काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, उस काम में वो जितना टाइम लगा रहे हैं उनको उतनी ही इनकम आ रही है। और किसी भी जॉब में या किसी भी काम में जो टाइम आप लगा सकते हो वो हमेशा लिमिटेड होता है। राइट, नौकरी में या नॉर्मली किसी भी काम में आप जब तक काम कर रहे हो आपको तभी तक इनकम आ रही है। और पूरा टाइम लगा लेने के बाद भी, फुल टाइम अपनी जॉब को करने के बाद भी, या जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको करने के बाद भी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे होते। इनफैक्ट कई बार तो एक सिक्योर इनकम भी नहीं होती। आज अगर हम बात करें क्यों वेस्टीज को करना चाहिए, सर क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हुए भी वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं पार्ट टाइम में। मैं आपको ऐसे कई लोगों का उदाहरण दे सकता हूं जो आज फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उन्होंने पार्ट टाइम वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड किया है। इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति का जिनका नाम है संत कुमार पांडे। वो वेस्टीज को करने से पहले एक जॉब करते थे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। लगभग 12 घंटे की नौकरी हुआ करती थी उनकी, और वो नौकरी उन्होंने लगभग 3 साल करी। उस 3 साल की नौकरी के अंदर, उस नौकरी को करते हुए उन्होंने वेस्टीज को शुरू किया था, और आज वो फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज वेस्टीज से कमा रहे हैं। आप एक चीज समझो कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे आप उतने ज्यादा बिजी होते जाएंगे, लेकिन वेस्टीज बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा पैसा कमाते जाएंगे आप उतने ज्यादा फ्री होते जाएंगे। टाइम के साथ आप इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है टाइम एक प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सबसे बड़ी ब्यूटी इस बिजनेस की क्या है कि यहाँ पर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे काम नहीं करना। यहाँ पर आपको अपना समय खुद चुनना है, आपको कब काम करना है। आप सुबह भी काम कर सकते हो, आप शाम को भी काम कर सकते हो। 1 घंटा सुबह दिया, 1 घंटा शाम को दिया, दिन के अगर आपने 2 घंटे भी दे दिए ऑन एन एवरेज, या अगर मैं कहूं कुल मिलाकर पूरे हफ्ते में आपने 13 से 14 घंटे भी अगर आप वेस्टीज में लगा रहे हो और सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो जॉब या वो काम जो आप कर रहे हो, उस काम से जो इनकम आ रही है उससे कहीं ज्यादा इनकम आपको वेस्टीज से आनी शुरू हो सकती है, अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग फुल टाइम नौकरी करने के बाद भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होते हैं, और पार्ट टाइम वेस्टीज बिल्ड करके लोग अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइम होता किसी के पास नहीं है सर, आपको टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू टेक द टाइम आउट। और आई थिंक इतना टाइम तो आपके पास जरूर होगा कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक बेहतर भविष्य देने की तैयारी कर पाए, और अपने लिए एक सिक्योर इनकम आप आज और आने वाले समय के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए। तो वो टाइम तो आपको निकालना ही चाहिए। राइट, so this is how you handle this objection.